Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, welcome to the class. In this lecture, I will discuss with you advanced level topics from the chapter haloalkanes and haloarenes, and these topics would be of great importance, especially for JEE advanced exam, though they have importance for other board exam and JEE and NEET as well. Basically, they are meant for JEE advanced level, and we will have a collection of topics from everywhere. Hans Dicker reaction. Silver salt of carboxylic acid with Cl2 gives aryl halide CO2 and AgCl. Hans Dicker reaction. इसके बाद नेक्स्ट है रैस्टिक प्रोसेस. रैस्टिक प्रोसेस में बेंजीन को HCl और O2 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, तो मिल जाता है अराइल हैलाइड. ठीक है, तो क्या है, बेंजीन प्लस 2HCl प्लस O2 in presence of Cu2Cl2 and heating we get क्लोरोबेंजीन. इसको बोलते हैं रैस्टिक प्रोसेस. ठीक, फिर एडवांस के लिए खास, स्पेशली फॉर एडवांस, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजाइन मैकेनिज्म. बेंजाइन क्या होता है, ये हुआ बेंजीन और इनमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो उसको बोलते हैं बेंजाइन. बेंजाइन में, बेंजीन में अगर दो पाई बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बेंजाइन कहते हैं. बेंजीन से बेंजाइन बन जाता है. वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम और पोटेशियम अमाइड react with aryl halide, even those without electron withdrawing substituents, to give product corresponding to nucleophilic substitution of halide by base. बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. स्ट्रांग बेस मतलब जैसे कि NaNH2, ऐसा स्ट्रांग बेस होना चाहिए बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए. कैसे मालूम हुआ कि स्ट्रांग बेस है? ऐसे मालूम हुआ कि NH3 एक वीक एसिड है. एसिड है क्या? नहीं, लेकिन तो भी इसको बेस को हम एसिड जैसे ट्रीट कर रहे हैं और तब ये बनाता है NH2 माइनस और प्लस H प्लस. तो है तो ये वीक बेस, तो चलो इसको वीक बेस लिखते हैं. ठीक है, वीक बेस. तो ये क्लियर है कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है. जब एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वीक बेस का कंजुगेट बेस कैसा होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. क्योंकि NH2 माइनस वीक बेस का कंजुगेट बेस है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये ईजिली H प्लस रिमूव कर सकता है. तो क्लोरोबेंजीन में से अल्फ़ा पोजीशन में जो H है माइनस I इफेक्ट तो होगा अल्फ़ा Cl का अल्फ़ा पोजीशन पे, तो वो H प्लस रिमूव कर लेता है. H प्लस रिमूव करता है तो जब स्ट्रॉन्ग बेस ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन के ऑर्थो पे H प्लस रिमूव करता है तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव. अब जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो वो सिचुएशन हाईली अनस्टेबल हो जाएगी. हाईली अनस्टेबल होने से ये नेगेटिव बना देगा पाई बॉन्ड
और Cl माइनस रिमूव हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है नेगेटिव से ऋण पाने का, नेगेटिव से छुटकारा पाना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके पास, तो इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर देता है। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं बेंजाइन। तो क्लियर है कि बेंजाइन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब हमको सीखना है बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन। बेंजाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो ऐसे बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको सीखना है। तो बेंजाइन का स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ किया है, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ 120 है, यहाँ भी 120 है, क्योंकि 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 है तो 3 हमें मिलते हैं, VSEPR के हिसाब से हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VSEPR, इसको बोलते हैं सुपर सिंगल बॉन्ड। VSEPR कहता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानो, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया एक p ऑर्बिटल, और ये हो गया दूसरा p ऑर्बिटल। इन p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो पहले डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था, वो डबल बॉन्ड प्लस एक एक बॉन्ड से ये बना है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल के कारण, बॉन्ड एंगल के चलते हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स हो गया sp2, ये कार्बन हो गया sp2, ये कार्बन हो गया sp2। क्यों sp2? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब sp2 हो गया, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं दूर है, राइट। सो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर हैं। These orbitals are away from each other so bonding का मतलब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, VBT से है, मतलब पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैप, बॉन्डिंग मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप। इज नॉट इफेक्टिव, so pi bond is weaker than in alkyne, so break easily. And benzene are highly reactive. तो
मेन पॉइंट्स कवर हुए बेंजाइन के मेन पॉइंट्स ये हैं कि जो बेंजाइन वाले कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और दूसरा मेन फीचर ये है कि जो बेंजाइन वाला पाई बॉन्ड है वो वीक है, इसलिए इजीली ब्रेक होगा और बेंजाइंस हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया बेंजाइन का फॉर्मेशन। हमारा मेन टॉपिक क्या यहाँ पे है? हमारे यहाँ मेन टॉपिक है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जैसे कि बेंजीन में से Cl की जगह OH लगाना, तो ये कैसे पॉसिबल होता है वो हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म ये पॉसिबल हो जाता है। अब Cl की जगह पे NH2 को ऐड होना है। अब NH2 इसको अप्रोच करना शुरू करता है। ठीक है, तो NH2 जब अप्रोच करता है तब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट की वजह से पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना। तो जैसे ही NH2 का अटैक होता है यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। अब ये बनता है एराइल एनाइन इंटरमीडिएट। एराइल एनाइन बनने के बाद जब नेगेटिव आता है तो सॉल्वेंट अमोनिया, तो अमोनिया में से H+ रिमूव होके इस नेगेटिव पे ऐड हो जाता है, तो बन गया एनिलीन। तो वैसे तो डाउस प्रोसेस में सीखा हमने कि क्लोरोबेंजीन में से Cl को हटाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया है, बेस वेरी स्ट्रॉन्ग ले लिया है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि अनस्टेबल जो होता है पाई बॉन्ड, जो बेंजाइन का जो थर्ड वाला बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड, तो वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उस पे इसलिए अटैक होता है NH2- का, न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। तो पहले एलिमिनेशन होता है, इसके बाद एडिशन होता है थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। यहाँ पे Cl को रिप्लेस करके यहाँ बेंजाइन लग रहा है। यहाँ पे दो तरह के बन रहे हैं, ऑर्थोमेथाइलिन और मेटामेथाइल एनिलीन। ऐसे ही दूसरा एक और एग्जांपल है पैराक्लोरोटोलुइन का। जस्ट एग्जांपल्स ही हैं। ऐसे ही मेटाक्लोरोटोलुइन तो पहले क्या होगा? पहले बनेगा बेंजाइन। बेंजाइन बनने के बाद NH2- का अटैक, यहाँ पे NH2 अटैचमेंट होता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है। अगले स्टेप में NH3 में से H-, NH3 में से H+ रिलीज होके अटैक करता है इस पॉजिटिव पे, तो बन जाता है पैरा अमीनो टोलुइन। ठीक, या कि फिर ये
ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या इसमें है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि NH2 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करे और पाई बॉन्ड यहाँ पे आए। उस कंडीशन में हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH3 यहाँ पे नेगेटिव ऑब्टेन होगा और NH3 में से H+ यहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव है, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि पैरा पे NH2 का अटैक हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेटा पे NH2 का अटैक हो। ये एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। पहले एडिशन होता है, बाद में एलिमिनेशन होता है। बेंजाइन में क्या होता है, बेंजाइन में पहले एलिमिनेशन होता है, बाद में एडिशन होता है। ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। अभी डाउस की बात की हमने कि वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, इसके बारे में पहले ही सीख चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फेनॉल से देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे इसको पहले ही। और रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल, तो क्लोरल से क्लोरोबेंजीन कैसे रिएक्शन करता है। क्लोरल क्या है, ट्राई क्लोरो व्हाट इज क्लोरल, ट्राई क्लोरो एथेनल, राइट। इससे जब क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है H2O रिमूव हुआ, कंडीशंस H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करना, तो जस्ट ये कंडेंसेशन रिएक्शन है सिंपल। और इस तरह से बन गया DDT। DDT के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले के लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं DDT के बारे में। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है, बात की थी कि जब NaI आ जाए तो क्या बोल देना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर KOH है, एथेनॉल है, हीट है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। एल्कोहलिक KOH है, हीट है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसका देख लेते हैं डिटेल्स यहाँ पे। CH3 CH Br CH2 CH3, तो सेकेंडरी है। तो और सॉल्वेंट कैसा है, NaOH वाटर, NaOH वाटर।
तो सॉल्वेंट प्रोटिक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट कहता है कि ये SN1 हो जाएगा। तो CH3 CH OH CH2 CH3 SN1 ड्यू टू प्रोटिक सॉल्वेंट। एक्वस इथेनॉल है तो प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, NaOH एक्वस है तो। फिर नेक्स्ट में है एक्वस इथेनॉल, सेम SN1 रिएक्शन, यहाँ पे भी SN1। फिर अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा नंबर? ये है नंबर 5। नंबर 5 में विलियमसन सिंथेसिस। तो बन जाएगा ROR, तो C2H5OPH, ये बन गया ईथर। 5 किए ना सॉल्व, 3 आप देखिए, 3 होमवर्क कर लीजिए अपना आप, ठीक है। HBr का एडिशन पेरोक्साइड में और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट इस चैप्टर के लिए लास्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से आ गया फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन इतनी बार आता है कि याद हो जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इम्पोर्टेंट। फिर सेकंड है CH3 थ्राइस CBr CH2, ये भी अभी डिस्कस किया हुआ रिएक्शन है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है conversion of propene to how the following conversions can be carried out. Propene to propanol। चलिए तो प्रोपीन को प्रोपानॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? CH3 CH2 CH2, इसे कन्वर्ट करना है प्रोपानॉल में। तो H2SO4 यूज़ करेंगे एक्वस, तो ये वाटर H+ प्रोड्यूस करेगा और पहले H+ का अटैक होगा, तो बनेगा
पहले इसमें ट्रीट करते हैं इसको HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में H वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे कम H हो, ठीक है। तो HBr को ऐड करेंगे तो CH2CH2Br एंटी मार्को एडिशन। अब यहाँ पे ले लेते हैं NaOH एक्वस, तो OH माइनस Br माइनस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH2H। अब हम कन्वर्जन सीख रहे हैं। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन एक ट्रिकी अप्रोच है। हमें ट्रिक लगाना होता है कि ये काम कैसे होगा, वो हमें देखना होता है। अब एथनॉल टू ब्यूट 1 आइन कैसे बनाएंगे? इसमें हमें ट्रिक लगानी होती है कि ये काम कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए, तो एथनॉल को ट्रीट कर देते हैं SOCl2 से, तो OH की जगह पे लग जाएगा Cl। अब इसको ट्रीट कर देते हैं CH HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+ सोडियम एथाइनाइड से। तो अब यहाँ पे बन जाएगा NaCl बन जाएगा। अब क्या मिलेगा हमें? CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कन्वर्जन क्या है? जितना हमने पढ़ा उस नॉलेज के बेस पे हमें ट्रिक लगाना होता है कि ये काम कैसे होगा। एक लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट मेरी तरफ से ये लेक्चर दे लेते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो उसको कंसिडर करेंगे हम लोग। तो मेरी तरफ से इस चैप्टर का लास्ट है क्वेश्चन। तो बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फेनाइल एथनोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल तो हमारे पास ये है, और हमें क्या बनाना है? एथनोइक एसिड, मतलब COOH और 2 पे लगा देना है PH। 2 पे फेनाइल एथनोइक एसिड HH। मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को OH की जगह पे CN चाहिए। तो कैसे आएगा? पहले तो ट्रीट कर दो इसको SOCl2 से, तो OH की जगह पे आ जाएगा Cl। अब इसको ट्रीट कर दो KCN से, तो Cl की जगह पे आ जाएगा Cn। अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब क्या होगा? Cn की जगह पे आ जाएगा COOH, तो हमको वांटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। बस, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए